आपने कहा 2 बच्चे पैदा करो, वो 2 लड़के होंगे या लड़कियां होंगी, ये फैसला कौन करेगा? है भाई। अगर आप कहते हैं कि किसी के घर में 2 लड़के हो गए तो अब लड़की नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो तीसरी हो जाएगी, तो सवाल पैदा होता है क्या ये नेचर के खिलाफ नहीं है कि एक आदमी को आप बेटी की नेमत से महरूम कर रहे हो? है भाई। क्या घर में बेटी का वजूद जरूरी नहीं है? घर तो औरत से आबाद होता है। बेटियों से जिस तरह की मोहब्बत बाप को मिलती है वो बेटों से नहीं मिलती। और अगर जिनके 2 बेटियां हो गई, बेटा नहीं मिला, वो क्या करेंगे? यानी आपने कौम को जब एक नारा दिया है तो इन तमाम एतराजात का जवाब भी तो देना, क्योंकि यूरोप ने यह नारा दिया था, इन एतराजात का जवाब नहीं दिया, लिहाजा उनका खानदान क्या हो गया? बर्बाद हो गए। वो बाद में पछता रहे कि यार हमने क्या किस चीज पे लगा दिया कौम को। तो 2 बेटियां होंगी या 2 बेटे होंगे? अब जिसके एक बेटा एक बेटी हो गई उसको तो चलो बेटा भी मिल गया और क्या मिल गई? बेटी भी मिल गई। अगरचे वो औलाद पे जुल्म यह हुआ कि वो भाई और बहनों की नेमत से महरूम, क्योंकि भाइयों से अलग मोहब्बत मिलती है, लड़की को बहन भी तो चाहिए। अरे आपकी बेटी को बहन की नेमत चाहिए कि वो बहनों से जो बातें आपस में शेयर करती है वो मां और बाप से भी नहीं कर सकती। भाई को भाई चाहिए, बहन को बहन चाहिए, इसी तरह भाई को बहन भी चाहिए और बहन को। ये फैमिली तो इस तरह से बनती है। नेचर के खिलाफ कौम को क्यों लेके जा रहे हैं आप? तो पहला सवाल ये है मेरा जनाब जस्टिस साहब से कि आपने जो कौम को कहा 2 बच्चे होने चाहिए, तो जिनके एक लड़का एक लड़की हो गई, जुल्म तो उन पे भी हुआ कि लड़के को भाई नहीं मिले और लड़की को बहन नहीं मिला, जुल्म तो उन पे भी हुआ, चलो हमने मान लिया। लेकिन बाप और उनकी चलो फिर भी एक बेटा एक बेटी मिल गए मां बाप। जिनके 2 बेटियां मिली वो बेटे से क्या हो गए? महरूम। उनका बुढ़ापा कैसे होगा? उनको गवर्नमेंट खिलाएगी क्या? अब गवर्नमेंट पे इतना बोझ डाल रहे हो, मकसद गवर्नमेंट पे बोझ को कम करना है भाई। ठीक है, लेकिन इससे गवर्नमेंट का बोझ कम होगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। बुढ़ापे में पेंशन इतनी देनी पड़ेगी बुड्ढों को, क्योंकि उनके पास जवान कमाने वाला घर में कोई भी, हर एक की पेंशन जारी करनी पड़ेगी आपको। अभी तो मखसूस किस्म के लोगों की पेंशन, रिक्शे वाले को भी पेंशन देनी पड़ेगी, जमादार को भी पेंशन देनी पड़ेगी, टैक्सियां चला रहे उनको भी पेंशन देनी पड़ेगी, क्योंकि घर में बेटा कमाने के लिए नहीं है। इसका जवाब चीफ जस्टिस के पास बोलो भाई नहीं है। अगर है तो मुझे बताएं वो। दूसरी बात ये कि जिनके बेटी पैदा हो गई, बेटा नहीं है, अब एक ही हल है बेटे के लिए कि वो अल्ट्रासाउंड करें एक बेटी के बाद, अगर बेटी निकली दूसरी तो उसको कत्ल कर दे मां के पेट में, जैसे कि इंडिया और चाइना में हिंदू लोग करते हैं, इंडिया में, और चाइना में चाइनीज करते हैं। चाइना में 2 बच्चों का कानून है, लेकिन वहां ग्रोथ रेशो लड़कों का ज्यादा इसलिए है कि लड़की को पैदा होने पर पाबंदी है। और जो लड़की की जिन्स का पता चलता है ना कि लड़का है या लड़की, ये उस वक्त पता चलता है जब मां के पेट में बच्चे में जान पड़ चुकी हो। ये कितना बड़ा जुल्म है कि आप ग्रोथ रेशो पे कंट्रोल करने के लिए वो मां जो बच्चे की मुहाफिज समझी जाती रही है हमेशा, वही मां अपने बच्चे की क्या बन जाए? कातिल। इसी जुल्म को कुरान ने बयान किया, वइदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, जिस दिन उस बच्ची से पूछा जाएगा बता तुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया, क्योंकि उस बच्ची का कोई वाली वारिस नहीं हो, तो पैदा ही नहीं हुई ना जो केस करे अदालत में। तो आप ये जुल्म पर लोगों को लेकर आ रहे हो, क्योंकि ये ऐसा होगा, कोई भी इस पर राजी नहीं होगा कि मेरी सिर्फ बेटियां हो, हर आदमी को बेटा चाहिए। मुमकिन है इस पे तो कुछ लोग राजी हो जाए कि हमें 2 बेटे मिल गए, बेटी नहीं चाहिए, लेकिन इस पे लोग राजी नहीं होंगे कि हमें बेटा ना मिले। नतीजा क्या निकलेगा? या तो कत्ल करेंगे मां के पेट में बच्चों लड़कियों को। गवर्नमेंट कितने ही कानून बना ले कि कत्ल ना करो, मगर हर आदमी कत्ल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि नेचर के खिलाफ लेके जा रहे हो ना आप। जैसे कि इंडिया में हुकूमत ने कानून बनाए कि बेटी को कत्ल ना किया जाए, मगर फिर भी माएं क्या करती हैं? अगर मां नहीं करती, शौहर करवाता है जबरदस्ती, मारो इसको मां के पेट में। और कितने दर्दनाक अज़ियतनाक तरीके से कत्ल किया जाता है। मेरे पास केसेस आते हैं, बाज माएं करती है तो पछताती है बाद में, बच्चे की सांस उखड़ती है मां के पेट में, पता चलता है कुछ जान जा रही है किसी की। तो ये गुनाह किसके कंधों पे होगा? चीफ जस्टिस के, जो ये कौम को क्या सिखा रहे हैं? कितने बच्चे हों तो जितने करोड़ों लड़कियां मां के पेट में कत्ल होंगी ना लड़के की लालच में, क्योंकि जब 2 ही हैं तो अब तो भाई एक तो आज तो बेटा चाहिए। तो इसका चीफ जस्टिस के जिम्मे जवाब क्या है? फर्ज है। और दूसरा तरीका यह कि कत्ल तो नहीं करेंगे, मगर 2 जब हो गए तो 2 बेटियां हुई, तो भाई जिसके बेटियां हुई हैं उसको ये इजाजत दी जाए कि आप मजीद बच्चे इस लालच में पैदा कर सकते हैं कि क्या हो जाए? बेटा। तो नतीजा ये निकलेगा कि जिनके 2 बेटे हो गए वो नस्ल रुक गई, जिनके बेटियां हुई तो वो नस्ल चलती रहेगी। तो 6-6, 8-8 बेटियां होंगी बेटे की लालच में, तो ग्रोथ रेशो मर्द और औरत का वो नेचुरल नहीं रहेगा। लड़कियां धड़ाम से और लड़के मार्केट में शार्ट हो जाएंगे। इसका भी जवाब किसी के पास, ये तो अभी इब्तिदा इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये मेरे दलाइल अभी शुरू नहीं हुए हैं, नहीं यारी बात। ये जो 2 बच्चों वाला फलसफा है ना, इसके खिलाफ अभी मैंने दलाइल शुरू नहीं किए। तो कुछ और भी कुछ सवाल आते हैं, एक और सवाल कर लेता हूं। नंबर 2, चीफ जस्टिस साहब तरीका भी बताएं कि 2 बच्चों के बाद हमल रोका कैसे जाए। ऐसा कोई तरीका जो सेहत के लिए नुकसानदेह ना हो। किसी का बाप भी ऐसा तरीका आज तक इजाद नहीं कर सका कि हमल भी रोका भी जाए और सेहत को नुकसान ना हो। वो गोरे नहीं कर सके ऐसा कोई तरीका। मेरे पास रिटर्न में गोरों के डॉक्टरों के इंग्लिश में हवाले उनकी किताबों के साथ मौजूद हैं, जो नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर हैं। वो कहते हैं कि आज तक कोई ऐसा तरीका इजाद नहीं हुआ कि आप हमल रोकने की कोशिश करो और मर्द या औरत की सेहत को नुकसान ना हो। ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये नेचुरल है ना। देखो हम जब रोटी खाते हैं
तो हमारे एक फौरन मैदे में तेजाब बनना शुरू, जो रोटी को हजम करे। अगर आप रोटी का निवाला चबाओ और निगलने से पहले बाहर फेंक दो तो मैदा क्या हो जाएगा? खराब, क्योंकि नेचर के आप क्या चल रहे हो? खिलाफ। इसी तरह अगर आप निगल लो, यानी अगला स्टेप क्या है? रोटी को चबाने के बाद निगलना। निगलने पर पाबंदी लगाओगे रोटी को तो मुसीबत। अगर आप निगलने तो हुक्म दो, गवर्नमेंट हुक्म दे के निगल तो लो, मगर उसको हजम करने पर गवर्नमेंट की तरफ से क्या है? पाबंदी। नुकसान होगा कि नहीं होगा? यह हजम पर तो पाबंदी है, आगे वॉशरूम जाके उसे पास करने पर बोलो ना भाई पाबंदी, फिर भी मुसीबत। क्या मतलब? जो काम नेचुरल होता है ना, फिर आगे उसके जो जो नतीजे नेचुरल निकलते हैं, कहीं भी आप ब्रेक लगाओगे तो डिस्टर्ब कौन होगा? इंसान की बॉडी। ये जो अल्लाह ने मियां बीवी का ताल्लुक रखा है ना जिनसी, ये तब ताल्लुक होता है तो ये नेचर है कि उसके नतीजे में हमल ठहरता है। फिर जब हमल ठहरता है तो ये नेचुरल है कि वो बच्चा दुनिया में आएगा। जब बच्चा दुनिया में आएगा तो नेचुरल है कि मां की छातियों में दूध पैदा होगा। किसी भी स्टेप पे आप ब्रेक लगाओगे तो बेड़ा गर्क होगा औरत का। लेकिन हमारे यहां फैमिली प्लानिंग वाले औरत की सेहत के नाम पे उसको बेवकूफ बना रहे हैं। अजीब बात है। इन कह रहे इससे सेहत खराब होगी, तो ये सेहत अगर खराब होती तो ये प्रोसेस नेचुरल ना होता, ये नेचर के खिलाफ होता। समझ में आ रही है बात? तो जज साहब ये बताएंगे कि वो कौन सा तरीका है जिसको इख्तियार किया जाएगा और सेहत खराब नहीं होगी। मेरी नजर में सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये कि मियां बीवी एक दूसरे के करीब आना छोड़ दें। इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है। तो फिर ऑल्टरनेट रास्ता जज साहब के जिम्मे है कि जब मर्द अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा तो वो कहां जाएगा? फिर वो कैसे अपनी ख्वाहिश पूरी करेगा? ये सवाल किसके जिम्मे है? जज साहब के जिम्मे है कि वो अखबार में अनाउंस करेंगे कि मैंने स्टेटमेंट तो दे दिए कि 2 बच्चे अच्छे, मगर इन तमाम सवालात के जवाब के जो मर्द शादी करना छोड़ दें या बेगम के पास जाना छोड़ दें ताकि बच्चा ना हो, तो उन तमाम हजरात से गुजारिश है कि वो मेरे पास तशरीफ लाएं। मैंने इसका कोई ऐसा ऑल्टरनेट निकाला है, क्योंकि मर्द को जब ख्वाहिश पैदा होगी तो फिर बीवी के पास जाना भी क्या है? नेचुरल है। अगर वो नहीं जाएगा तो उसकी सेहत को क्या होगा? तभी तो कवारों के मुंह तो देखो बेचारों के, ये जितने छड़े छाट हैं इनके चेहरों पे रौनक नहीं होती। मैंने तो जिस कवार में शक्ल देख के बताता हूं कवार है साला, चेहरों पे रौनक ही नहीं है। जैसे ही शादी होती है दूल्हा के चेहरे पे रौनक आती है कि नहीं आती? पहले दिन तो वो ब्यूटी पार्लर की रौनक होती है, लेकिन 5-6 दिन के बाद भी पता चल रहा होता है कि इस कमबख्त की माजरत के साथ यानी इतने अरसे के बाद ये तो कमबख्ती कहेंगे ना कि इसकी शादी, दुल्हन के चेहरे पे भी नूर होता है, एक अलग से होता है, रौनक होती है। दूल्हा के चेहरे पे भी पकड़ा जाता है वो ये ना कि भाई शादी हुई है। तो नेचुरल है ना। जब तक नेचर के खिलाफ चल रहे थे तो सेहत खराब, अब नेचर पे आ गए तो सेहत अच्छी होना शुरू हो जाती। तो जज साहब इसका हल बताएंगे कि जाना छोड़ दें, परहेज करना शुरू कर दें। तो जज साहब के पास इसका ऑल्टरनेट, गोरे के पास तो है, उन्होंने जिना के सेंटर खोल दिए। उन्होंने कहा शादी ना करो, औलाद पैदा ना करो, ये काम करते रहो बैठ के। हमारे पास तो मेरे भाई ऐसा कोई ऑल्टरनेट नहीं है। तभी फिर उनमें जिनाकारी की वजह से दूसरी बीमारियां फैल गई। सही है ना? बाज लोग ये कहते हैं कि वो तो इन सारी चीजों को नहीं मानते, फिर भी इतनी लंबी उम्रें क्यों होती हैं? भाई बीमारी का एक सबब होता है, मगर सेहत के 100 असबाब होते हैं। मैं कहता हूं अगर वो इन चीजों पे ना पड़ते तो उनकी उम्र अगर आज 80 साल हो रही है तो 100 साल से ऊपर जाते वो लोग, क्योंकि वो लोग सिगरेट भी पीते हैं, वो लोग ड्रग्स भी लेते हैं, फिर भी वो 80-80 साल तक जिंदा रहते हैं। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि ड्रग्स लेना सेहत के लिए फायदेमंद है, शराब पीना सेहत के लिए फायदे, ऐसा तो नहीं। वो तो खुद मानते हैं कि शराब पीना सेहत के लिए नुकसानदेह। अंग्रेज अगर शराब पी के भी 80 साल जिंदा रह रहा है, इसका मतलब अगर वो शराब ना पीता तो 120 साल जिंदा रहता। शराब बहरहाल नुकसानदेह है। तो उनकी औरतें फिर भी इतने जो उम्रें लंबी हो जाती हैं इन सब कामों के बावजूद, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीजें सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर वो ये चीजें ना करते तो उनकी सेहतें और ज्यादा अच्छी होती। और हमारे पास बीमारियों के वैसे ही दर्जनों असबाब मौजूद हैं। गंदा पानी, गंदी हवा, ट्रैफिक के धुएं, डीजल, और होटलों के में पता नहीं किन किन चीजों का गोश्त खा रहे हैं। कीमा तो कभी भी होटल का मैं खाता ही नहीं हूं, क्या पता क्या कूट के ले आए वो भाई। गोश्त में तो फिर भी नजर आ रहा होता है ना आदमी कुछ है, पता नहीं क्या चीजड़े क्या, बहुत ही जब तक सामने ना बने तो हम कीमत मैं तो गोश्त भी नहीं खाता। जो गोश्त का शोरबा होता है ना, सालन, बिल्कुल सामने कटवा दो बकरा अपने सामने या गाय का, फिर तो